फ्लॉयड बहुत मेहनत के बाद क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत ज्यादा खुश था और वो घंटों तक उस क्रिस्टल चैम्बर को देखता रहता है, क्योंकि वो इस जगह में आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान था। वो एक्साइटेड था अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो यहाँ से बाहर निकलते वक्त बहुत बुरे तरीके से 60 फीट की गहराई में फंस जाता है, जहाँ उसके लिए हिलना भी पॉसिबल नहीं था। वो पूरे अंधेरे केव में चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave. 30 जनवरी 1925 अमेरिका की केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है। तो फ्लॉयड कॉलिंस हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर इस केव में घुसते हैं। केव की सरफेस में चारों तरफ नुकीले पत्थर थे और ये छोटी भी बहुत थी, जिसकी वजह से फ्लॉयड घुटनों पर चलकर आगे जाते हैं। केव में हर तरफ अंधेरा था और वो केरोसिन लालटेन फ्लॉयड का आखिरी सहारा था। फ्लॉयड कॉलिंस आगे बढ़ते हुए टर्न अराउंड सेक्शन तक पहुंचते हैं और ये एक ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस्ड केवर भी आने से डरते थे और टर्न होकर वापस चले जाते थे। इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड था। यहाँ से आगे जाने का मतलब था कि केवर को क्रॉस करना था द स्क्वीज, जो कि सिर्फ एक 9 इंच का होल था। फ्लॉयड आहिस्ता आहिस्ता इस होल के अंदर गया और उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले पत्थरों की वजह से फट रहे थे और उसे आगे जाने से रोक रहे थे। अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है जहां एक लेज थी और उसे इस लेज को क्रॉस करके 10 फीट नीचे जाना था। फ्लॉयड एक रस्सी को पत्थर के साथ बांध के नीचे उतरता है। आगे केव की एंडिंग थी और उसे यहाँ एक काम करना था। वो काम कर रहा था एक दूसरी ओपनिंग के लिए और ये ओपनिंग किसी के भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी जगह जाना चाह रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी। वो जगह प्रिस्टीन क्रिस्टल चेम्बर से बनी थी। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड आज भी हर बार की तरह काम करके वापस निकल रहा था। वो खुद को घसीट कर बाहर निकाल रहा था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके हाथ से केरोसिन की लालटेन गिरकर टूट गई और फ्लॉयड अब पूरे अंधेरे केव में अकेला था। सिचुएशन बहुत वर्स थी, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। लेकिन जमीन से 60 फीट नीचे गलती से वो अपना पैर एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर उसकी एंकल पर गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत कम थी और पत्थर उस होल में फिट हो जाती है। सडनली और भी काफी सारे पत्थर नीचे गिरते हैं और फ्लॉयड एक वर्स कंडीशन में फंस जाता है। उसके पास मदद के लिए चिल्लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन से 60 फीट नीचे। और अब शुरू होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस। फ्लॉयड की किस्मत बहुत अच्छी थी। इस प्रॉपर्टी के 2 ओनर एड एस्टेस और डी बॉयल केव के एंट्रेंस पर आते हैं। डी बॉयल का एक बेटा भी था जो उसके साथ आया था, जोएल। वो फ्लॉयड की कोट और टोपी को केव की एंट्रेंस पर टंगे हुए देख लेता है, तो वो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाजें देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है और वहां से फ्लॉयड को आवाज देता है और तभी उसे वहां से फ्लॉयड के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्योंकि केव हाईवे पर थी तो वहां लोगों का हुजूम लग जाता है। यहाँ पे फ्लॉयड का भाई होमर आता है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है अपने भाई को केव से बाहर निकालने के लिए। होमर केव में घुसता है और स्क्वीज एरिया को क्रॉस करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है। फ्लॉयड को सबसे पहले खाने के लिए सैंडविचेस और कॉफी दी जाती है ताकि उसकी बॉडी गर्म रह सके। इसके बाद होमर फ्लॉयड को बाहर निकालने के लिए 8 घंटों तक अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर पत्थरों को हटाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर हटा रहा था और भी ज्यादा पत्थर ऊपर से आकर फ्लॉयड के पास जमा हो रहे थे और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। होमर इतना काम करने के बाद एग्जॉस्ट होने लगता है और आखिर थक कर वो भी इस केव से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि बाहर सैकड़ों लोग जमा थे और ये तमाशा देख रहे थे। फ्लॉयड की केव में ट्रैप होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और हर न्यूज रिपोर्टर और न्यूज़पेपर इसको रिपोर्ट कर रहा था। रेस्क्यूअर रॉबर्ट बर्डन एक प्लान देता है। इसके प्लान के मुताबिक फ्लॉयड को रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ खींचना था। रॉबर्ट फ्लॉयड के पास जाता है और किसी तरीके से इसकी बॉडी के साथ रस्सी को बांधता है और उसे पीने के लिए कॉफी भी देता है। रॉबर्ट, होमर और एक रिपोर्टर मिलर तीनों मिलकर रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्लान भी फ्लॉयड को बाहर निकालने के लिए अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि फ्लॉयड के पांव पर भारी पत्थर थे और ऐसे खींचने की वजह से उसकी बॉडी 2 सेक्शन में कट सकती थी। हेनरी कारमाइकल, सुपरिटेंडेंट ऑफ केंटकी रॉक एसफॉल्ट, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लॉयड को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं और अपने साथ कुछ रेस्क्यू की टीम और मिलिट्री के लोग लेकर आते हैं।
सबसे पहले वो इस एरिया का सर्वे करते हैं। सर्वे पर पता चलता है कि इस एरिया में हजारों की तादाद में लोग होने की वजह से केव के अंदर पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं और इसी वजह से फ्लॉयड तक पहुंचने का वाहिद रास्ता टर्न अराउंड भी पत्थर गिरने की वजह से बंद हो चुका है। इसके बाद कारमाइकल ये डिसाइड करते हैं कि ऊपर से नीचे तक जमीन खोद कर फ्लॉयड तक पहुंचा जाएगा और उसे रेस्क्यू किया जाएगा। उनके पास हैवी मशीनरी भी थी जिसकी मदद से वो ये काम कर सकते थे। ये रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है और एक टाइम पे दो लोग उस जगह को नीचे की तरफ खोदते हैं और जैसे ही वो दो लोग थक जाते हैं तो उनकी जगह दो नए रेस्क्यूअर्स आ जाते हैं ताकि काम नॉन स्टॉप चलता रहे। वर्कर्स तरह तरह के जुगाड़ लगा के काम को जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो रही थी। फाइनली 16 फरवरी 1:30 पर खुदाई मुकम्मल हो चुकी थी और वो केव ओपन हो चुकी थी। ये अनलाइकली था कि कोई भी इंसान 17 दिनों तक इस केव में इस तरह जिंदा रह सकता था, 12 दिन बगैर खाना खाए और पानी पिए। होमर टॉर्च चलाकर फ्लॉयड को देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था और वो मर चुका था। बाहर आकर सबको बताया जाता है कि फ्लॉयड कॉलिंस इज नो मोर। रिपोर्टर के मुताबिक फ्लॉयड कॉलिंस 3 दिन पहले ही मरा था। वो सैंड केव फिर से कोलैप्स होने लग रहा था, इसीलिए उस टाइम पे फ्लॉयड की बॉडी को निकाला नहीं जाता और उसे वहीं छोड़कर सील कर दिया जाता है। फाइनली 1989 में 64 साल बाद फ्लॉयड को इस केव से निकालकर द बाप्टिस्ट चर्च सिमेट्री में दफना दिया जाता है।